दोस्तों ऑनलाइन जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, जो कि जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई, बिहार एसआई एंड ऑल एग्ज़ाम में आपकी सहायता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अकबर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। जो सिखों के चौथे गुरु रामदास थे, उन्हें अकबर ने स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि प्रदान किया था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि दान में दिया था। गुरु रामदास ने अमृतसर में अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शारदा मणि कौन थी? जो शारदा मणि हैं वो कौन थी? ए राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, बी विवेकानंद की माँ थी, सी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, या डी केशवा चंद्र सेन की पुत्री थी। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दोस्तों चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं तथ्य। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था, लेकिन 1839 ईस्वी में शिकागो के जाते समय नरेंद्र दत्त ने महाराजा खत्री के अनुरोध पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटी को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नूरजहां का असली नाम क्या था? ए मुमताज महल, बी लाडली बेगम, सी जहानारा, डी मेहरुनिसा। दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया डी मेहरुनिसा। जो नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां का पिता फारस से आए थे। जो नूरजहां के पिता थे वो फारस से आए थे। नूरजहां के पिता गियास बेग को एतमादौला की उपाधि जहांगीर ने दी थी, और एतमादौला का मकबरा आगरा में है, जो नूरजहां द्वारा बनवाया गया था 1627 ईस्वी में। जहांगीर ने मेहरुनिसा को शुरू से नूर महल की उपाधि दी और आगे चलकर नूरजहां के नाम से जाना गया। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? यह कथन किसका था? ए विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। दोस्तों आंसर बताइए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ही कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अब कुछ जान लेते हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका के मेयर भी बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध उत्तर प्रदेश किसान सभा से भी था। पंडित नेहरू अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे। पंडित नेहरू का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? ए कील नहर, बी पनामा नहर, सी सुएज नहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी सुएज नहर। जो सुएज नहर है
वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह मानवकृत जल मार्ग है। यह विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। इस मार्ग के उत्तरी छोर पर पोर्ट साइज एवं दक्षिणी छोर पर स्वेज पत्तन स्थित है। 1869 ईस्वी में इसे यातायात के लिए चालू किया गया था और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण मिस्र द्वारा कर लिया गया। भारत का अधिक व्यापार इसी मार्ग में होता है। इसका निर्माण 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फार्डिनेंड डी लैम्प्स के देखरेख में शुरू हुआ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक घेरा। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का 67% ज्वालामुखी इसी महासागर के चारों ओर आता है। इसमें ही विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटी को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का चयन कीजिए। ए हिमालय, बी अरावली, सी नीलगिरी, डी सतपुड़ा। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अरावली। जो अरावली पर्वत है वो सबसे प्राचीन पर्वत है। यह एक अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। यह भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है और इस पर्वत पर माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए बन्नरघट्ट जैविक उद्यान बेंगलोर, सी राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बन्नरघट्ट जैविक उद्यान बेंगलोर, जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? ए जावा, बी बेसिक, सी पायलट या डी लोगो। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी लोगो। जो लोगो एक शैक्षिक कंप्यूटर भाषा है। लोगो भाषा का विकास मात्र कंप्यूटर शिक्षा को सरल बनाने हेतु किया गया है। इस भाषा में चित्रण इतना सरल है कि छोटे बच्चे भी चित्रण कर सकते हैं। लोगो भाषा में चित्रण के लिए एक विशेष प्रकार की त्रिकोणाकार आकृति होती है जिसे टर्टल कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पल्सर क्या होता है? ए पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, बी पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, सी तेजी से घूमने वाले तारे या डी उच्च तापमान वाले तारे। पल्सर वो वाला पल्सर नहीं है दोस्तों जो गाड़ी है। ये पल्सर तारे से संबंधित है। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसकी लोकती है? जो हम लोग कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये किसकी लोकती है? ए डार्विन, बी विलियम, सी हक्सले, डी लैमार्क। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए चार्ल्स डार्विन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ए सैमुअल कोहेन ने, बी नरिंदर कपानी ने, सी स्पेंसर ने, या डी THA मई माह ने। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नरिंदर कपानी। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच मतलब सिलिका की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकीविद नरिंदर सिंह कपानी द्वारा किए गए प्रयोग के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है क्या? इनमें से क्या प्राप्त है? मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, या डी मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कुछ। भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 द्वारा है प्राप्त, अपीलीय अनुच्छेद 132 द्वारा और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र अनुच्छेद 143 द्वारा प्राप्त है। वह भारत सरकार को एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद या अन्य मामलों में मूल अधिकारिता रखता है। संविधान के अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने की अधिकारिता प्रदान करता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पीएच स्केल का परिसर क्या है? ए 0 से 7 है, बी 8 से 14 है, सी 0 से 14 है, या डी 7 से 14 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 0 से 14 है। दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। पीएच पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। इसके मध्य बिंदु 7 को उदासीन बिंदु कहते हैं। इस पैमाने का प्रयोग बिलियन की प्राकृतिक जानने के लिए किया जाता है। जो इसका उपयोग है दोस्तों वो बिलियन की प्राकृतिक जानने के लिए किया जाता है। जैसे कि जिस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। और जो 7 होता है बीच बीच में जो 7 है वो उदासीन होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ए एड्रिनलिन, बी थायरॉक्सिन, सी वेसोप्रोसिन, या डी इंसुलिन। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एड्रिनलिन। जो जब शरीर तनाव की स्थिति में जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तब एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सक्रिय अवस्था में लाने की सहायता करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। अगर पूछ ले आप लोग से क्वेश्चन कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं तो वो एड्रिनलिन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल घंटी को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण।
आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर से, जैसे कि साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारे मतलब कि जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है वही मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लाया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। और कुछ क्वेश्चन है जो करेंट अफेयर से हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो वैश्वीकरण एक तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा वर्ष 1980 से किया जाता है। हालांकि वर्ष 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। जो वैश्वीकरण का है शब्द का उपयोग पहले 1960 के दशक में सामाजिक विज्ञान में किया जाता, लेकिन अब 1980 से इन्हें अर्थशास्त्रियों ने इसका उपयोग करना शुरू किया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? ए, पूंजीवादी व्यवस्था, बी, पारंपरिक व्यवस्था, सी, अधिकार व्यवस्था या डी, समाजवादी व्यवस्था। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समाजवादी व्यवस्था। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पद्धति पर आधारित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन तो मत पूछिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये हर जिस एग्ज़ाम होता है, जिस चीज़ का भी एग्ज़ाम होता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, ऑल स्टेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछता है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? ए, आरबीआई, बी, एसबीआई, सी, यूबीआई या डी, पीएनबी। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक का जन्म 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। वर्ष 1921 में इसे बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ मुंबई के साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? ए, पोलो, बी, हॉकी, सी, फुटबॉल, डी, नौका चालन। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोलो। जो एजरा कप एक लोकप्रिय पोलो टूर्नामेंट है जिसका आयोजन कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रथम एजरा कप टूर्नामेंट का आयोजन 1880 ईस्वी में किया गया था। जो प्रथम एजरा कप टूर्नामेंट का जो आयोजन था वो 1880 ईस्वी में किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुए थे? ए, लखनऊ, बी, कोलकाता, सी, बेंगलोर या डी, गुवाहाटी। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुवाहाटी। जो आसाम की राजधानी गुवाहाटी है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में आसाम के गुवाहाटी शहर में हुआ था। इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का था और इसमें महाराष्ट्र ने 256 पदक जीते थे, जिसमें से स्वर्ण 78 और रजत 77 और कांस्य 101। द्वितीय स्थान पर हरियाणा का था जिसने 200 पदक जीते थे और तीसरे पर दिल्ली कुल 122 पदक जीते थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रब्रज ऐप किसने लॉन्च किया था? ए, केरल सरकार ने, बी, बिहार सरकार ने, सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, डी, उड़ीसा सरकार ने। जो इंद्रब्रज ऐप है वो 2020 में किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहार सरकार। इस ऐप के द्वारा आकाश से बिजली गिरने से 20 मिनट पूर्व उसकी जानकारी प्रदान करना है। इसका काम इस ऐप से ये फ़ायदा होता है कि अगर
आसपास में आपके बिजली गिरे हैं तो वो आपको 20 मिनट पहले ही जानकारी प्रदान कर देगा। मेघ संदेश ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे मौसम, वर्षा और बाढ़ के बारे में सही समय पर जानकारी जनता को प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ज़रूर दबा दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।